हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कर रहे हैं। मॉड्यूल 3 हमारा चल रहा है। मॉड्यूल सी जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ है ग्लोबलाइजेशन, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पूरा टॉपिक हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। पार्ट 1 है ये वीडियो का। सिलेबस की बात करें तो ये हमारा मॉड्यूल सी चल रहा है, पेपर 1 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट पार्ट में हमने ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी करा था, फिर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करा, फिर 2 पार्ट्स में हमने वीडियो 3 एंड 4 में एग्जिम पॉलिसी के बारे में जाना। फिफ्थ पार्ट में हमने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक करा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में। सिक्स पार्ट हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ करा। सेवंथ पार्ट पे हम लोग रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर आए हैं। 2 पार्ट्स का वीडियो बनेगा, सेवंथ और एट्थ वीडियो इसी टॉपिक का है। पूरा ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट आपके एग्जाम के स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड निकल कर आएंगे। अगर आप इनके नोट्स बनाएंगे तो करंट अफेयर्स को आप मैप कर पाएंगे बहुत ईजिली। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये होता क्या है? अभी तक आपने जब वर्ल्ड बैंक देखा, आईएमएफ देखा, आप लोगों ने डब्ल्यूटीओ देखा, तो उसमें क्या हो रहा था ना, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज आके जुड़ रही थी। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में 189 कंट्रीज हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट ऑफ कंट्रीज एक साथ जुड़ रहे थे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से। बट कई बार क्या होता है ना कि कुछ कंट्रीज मिलके अपने लिए एक अलग से कोऑपरेटिंग बॉडी बना लेते हैं। तो वो हमारा रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। तो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन refers to the collaboration among countries within a particular geographical region. फॉर एग्जाम्पल एशिया में कुछ कंट्रीज ने मिलके, या वेस्ट एशिया में कुछ कंट्रीज ने मिलके, या ईस्ट एशिया में कुछ कंट्रीज ने मिलके, या साउथ ईस्ट एशिया में कुछ कंट्रीज ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। अब उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इन कंट्रीज की आपस में एक कोऑपरेटिव मैनर में इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट थ्रू कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब इसमें जो इकोनॉमिक बैरियर्स होते हैं उन्हें रिड्यूस करते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाते हैं अमंग द पार्टिसिपेंट कंट्रीज, जो भी कंट्रीज उसके अंदर जा रही हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग आसियान का एक एग्जांपल समझ सकते हैं। आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एपैक है एशिया पैसिफिक कंट्रीज का। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी, जैसे यूरोपियन यूनियन है ईयू, या फिर नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने मिलकर एक पैक्ट ऐसा बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऐसी बनाई जो विद इन द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, या ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इवन सिक्योरिटी के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो होता है जनरली इसके अंदर क्या क्या होता है? रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर सच एज टैरिफ एंड कोटास, प्रमोशन ऑफ रीजनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया हर चीज के लिए यूनाइटेड स्टेट से यूनाइटेड किंगडम के पास जाएगा। हमारे आसपास रशिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है, कोरिया भी है, साउथ कोरिया भी है। सो देयर आर मल्टीपल कंट्रीज, वी नीड नॉट टू डिपेंड ऑन द फार डिस्टेंट कंट्रीज ओनली, कि हमारा ट्रेड सिर्फ यूएस के साथ रहेगा या सिर्फ गल्फ कंट्रीज में रहेगा। तो रीजनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है यहाँ से। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड एनर्जी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स एंड एग्रीमेंट अमंग मेंबर कंट्रीज। ये कुछ चीजें हैं जो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जनरली होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, हम लोग क्यों करते हैं, क्यों इसकी नीड पड़ती है? सबसे पहले तो है ट्रेड एक्सपेंशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड कैसे करते हैं? हम टैरिफ हटा देते हैं, कुछ जगह नॉन टैरिफ बैरियर लग जाते हैं, जिससे कि कंट्रीज का आपस में ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और नेपाल की आप बात करो, तो इंडिया के लोग नेपाल फ्रीली आते जाते हैं, जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं। सिर्फ उस कंट्री के चेक पोस्ट पर आपको अपना आईडी वगैरह दिखाना होता है कि आप प्रॉपरली इंडियन है, आपकी रिकॉर्ड वहां पर होता है, टोटली वीजा फ्री है। इवन अगर आप बाई रोड जाते हो तो पासपोर्ट की भी आपको नीड नहीं पड़ती है। फ्रीली वहां पे लोग इंडियन करेंसी में भी, मतलब वहां मार्केट में इंडियन करेंसी यूज होती है अप्रोक्सीमेटली 1.5 या 1.6 आईएन, जो जो आईएनआर का नेपाल रुपये का कन्वर्जन है। तो लोग जाएंगे, आप वहां पे इंडियन करेंसी में पेमेंट कर लो या नेपाल करेंसी में पेमेंट कर लो। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है रीजनल ट्रेड बढ़ाने का। हम लोग अगर यहाँ से वहां घूमने जा रहे हैं, या फिर वो लोग वहां से यहाँ घूमने आ रहे हैं, तो, तो इंडियन करेंसी का, वीजा इश्यूज का ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है। टूरिज्म भी बढ़ता है, ट्रेड भी बढ़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ता है। एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यही जो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया। इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो कंट्रीज होती हैं
वो कंपैरेटिव एडवांटेज के साथ में अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं, रिसोर्सेज को बेटर वे में यूटिलाइज कर सकती हैं। प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी, अगर दो कंट्रीज के साथ काफ़ी कॉर्डियल रिलेशंस हैं, जैसे अगर हमारे इन केस पाकिस्तान के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप्स होती, जो कि पाकिस्तान नहीं चाहता कभी बने, तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की कंडीशन अलग होती। इंडिया की नेपाल के साथ में कॉर्डियल रिलेशनशिप्स है, तो काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं, बॉर्डर पे कभी ऐसे टेंशन नहीं होती है इंडिया नेपाल के बीच में। स्ट्रेंथन कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, रीजनल ब्लॉक जो होते हैं फिर ग्लोबल लेवल पर जाकर ज्यादा बेटर वे में बार्गेन कर पाते हैं, ज्यादा बेटर वे में अपनी बात रख पाते हैं। कि इंडिया ने कोई बात रखी, तो इंडिया के अगर साथ की चार कंट्रीज हमारे आसपास की काफी अच्छे टर्म्स है, जैसे मान लीजिए नेपाल तो है ही, साथ में म्यांमार हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, तो जब हम लोग यूनाइटेड नेशंस में या WTO में या फिर IMF में कहीं पर भी बैठेंगे, वहां पे कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर निकल कर आती है। तो इससे क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग होती है आपकी स्पीकिंग पे, आपके पॉइंट्स पर। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के। रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन किस तरह से बढ़ा, किस तरह से इवॉल्व हुआ? तो फेज वन था इसका अर्ली इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जो कि 1980s में शुरू हुआ था, और पहली बॉडी निकल कर आई थी सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क जो बना था सबसे पहले 1985 में बना था ढाका में। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया वाज फॉर्मलाइज्ड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इनिशियली, वर्ड ध्यान रखिएगा, इनिशियली जब ये बना था 1985 में, तब इसको ढाका में बनाया गया था। हाउएवर 1987 में इसके सेक्रेटरीट को ढाका से ले जाके काठमांडू शिफ्ट कर दिया गया था। जो इनिशियल फोकस था इसका वो नॉन कंट्रोवर्शियल एरियाज पर था, जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड कल्चर। ओके, क्योंकि उस टाइम पे क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर वाला एरा चल रहा था। टू बिल्ड ट्रस्ट अमिड कोल्ड वॉर एरा, सस्पिशंस एंड बायलैटरल राइवलरी। इकोनॉमिक टर्न क्या हुआ? इकोनॉमिक टर्न इसके अंदर आया 1990s में, जब इसका एम्फेसिस ट्रेड पे शिफ्ट हो गया और इन्होंने साप्टा नाम का एक एग्रीमेंट करा, द साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट साप्टा, जिसे 1993 में साइन किया गया था और 1995 में वो लागू हो गया था। इससे क्या हुआ? दिस इवॉल्व इनटू साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया में इवॉल्व हुआ ये 2006 में, एमिंग टू रिड्यूस टैरिफ्स एंड बूस्ट इंट्रा रीजनल ट्रेड। थोड़ा मेरा गला आज खराब हो रहा है, तो वॉइस को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करिएगा अगर आवाज ज्यादा खराब आ रही है तो। इस तरह से हमारा सार्क एक कॉर्नर स्टोन की तरह काम करा सार्क ने। सार्क में चैलेंजेस क्या रहे? सबसे पहली चीज तो यही थी कि इसकी प्रोग्रेस जो है लिमिटेड रही। जो इंट्रा रीजनल ट्रेड था वो काफी ज्यादा कम था, अराउंड 5% ऑफ द टोटल ट्रेड। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल मिसट्रस्ट बहुत था, नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत ज्यादा थे, और यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग थी ना, वो कंसेंसस बेस्ड थी ना। कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग की वजह से क्या हुआ, बायलेटरल डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होने लगे। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान का काम ही था हमेशा इंडिया के अगेंस्ट बोलते रहना। क्यों? जब भी कोई बात आती पाकिस्तान कश्मीर लेकर बैठ जाता। एक तरफ आतंकवाद फैलाना है उन्हें, दूसरी तरफ उन्हें कश्मीर चाहिए, जो कि उन्हें मिलेगा नहीं कभी। तो इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज हमेशा पाकिस्तान ऐसे लेकर आता रहा, जिसकी वजह से प्रोसेस कभी आगे नहीं बढ़ पाया। इंडिया ने सिर्फ एक चीज बोली कि ये रीजनल ब्लॉक है, यहाँ बायलेटरल टॉक्स नहीं होनी चाहिए। रही बात कश्मीर की, पाकिस्तान अपना टेररिज्म बंद कर दे, कश्मीर विल रिमेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। बट पाकिस्तान नहीं समझता रियलिटीज को। उसके बाद क्या हुआ, सार्क का जो लास्ट फुल समिट हुआ था वो 2014 में काठमांडू में हुआ था। 2014 के बाद 2016 में इस्लामाबाद का होना था। बट देन अगेन दिस स्टूपिड नेशन पाकिस्तान, इन्होंने क्या करा, इन्होंने उरी में टेरर अटैक करा दिया, जिसमें हमारे काफी सारे जवानों की डेथ हुई थी। वहां पे इंडिया ने बैकआउट कर दिया। इंडिया ने बोला कि जब तक अब ये इस तरह के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, हम सार्क में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बैकग्राउंड में इंडिया को मल्टीपल कंट्रीज ने और सपोर्ट करा, जैसे म्यांमार ने सपोर्ट करा था उस समय, बांग्लादेश ने सपोर्ट करा था, इवन श्रीलंका ने भी सपोर्ट करा था। तो इंडिया को इंडिया के साथ और 3 नेशंस का सपोर्ट मिला, जिसके बाद इस्लामाबाद समिट नहीं हुआ, और 2014 के बाद से सार्क का कोई समिट नहीं हुआ। तो ये बस एक एसोसिएशन बना हुआ है, एक तरह से डोरमेंट एसोसिएशन हो चुका है ये अब। बट जो साउथ एशियन रीजन में इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात थी, या रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात थी, वो सार्क के थ्रू शुरू हुई थी। बट सार्क उतना ज्यादा सक्सीड नहीं हो पाया। फिर फेज टू शुरू हुआ, जो कि लेट 1990 से 2010 के आसपास तक का था। इसमें सब रीजनल और प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोचेस आनी शुरू हुई। यहाँ पे जो है प्रैग्मेटिक ऑल्टरनेटिव्स इमर्ज होने शुरू हुए। अब सार्क क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो काम कर रहा था, है ना, उसके अंदर रीजनलिज्म और प्रोजेक्ट बेस्ड कॉपरेशन बहुत ज्यादा स्लो था, है ना।
और एडीबी के थ्रू सपोर्ट होता था। एडीबी को भी हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक निकल कर आया साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, SASEC। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2001 में लॉन्च करा था, है ना। ये किस लिए था? जो साउथ एशिया ग्रोथ क्वाड्रेंगल है, BBIN कंट्रीज है, उसके ऊपर डिपेंड करता था। तो आपको ये फुल फॉर्म्स और ये एक्रोनिम्स भी पता होने चाहिए। SAGQ क्या है, साउथ एशिया ग्रोथ क्वाड्रेंगल है। BBIN क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टाइम में। BBIN के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानेंगे, यहाँ फुल फॉर्म में अभी नहीं बताऊंगा। तो साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में क्या हुआ, इन्होंने ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एनर्जी, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इन चीजों पे बात करी, ये इनका फोकस बना। और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करा, एंड इट रिमेन्स एक्टिव विद टेक्निकल असिस्टेंट एंड लोन। फिर आया बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इनिशियली जब ये बना था तब ये सिर्फ बिस्टेक था। ठीक है, उस समय इसके अंदर म्यांमार और नेपाल, भूटान नहीं थे इनिशियली। फिर पहले म्यांमार आया, फिर नेपाल आया, भूटान आया। तो इस तरह से इसके अंदर जो कंट्रीज थी वो ऐड होती चली गई। 1997 में बना था, हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। और ये इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके साथ अलाइन कर रहा था। बाद में हमारी पॉलिसी एक्ट ईस्ट हो गई। क्यों? हमें इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक आउटरीच चाहिए थी आसियान के साथ में। आसियान के अंदर दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कुछ इस तरह से फेज 2 में जब सब रीजनल और प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोचेस आनी शुरू हुई, लेट 1990 से 2010 के बीच का जो टाइम था उसमें, जो कि प्रैग्मेटिक ऑल्टरनेटिव्स जहां पे इमर्ज होने शुरू हुए। कौन कौन से निकल कर आए? SASEC आया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सपोर्ट करा SASEC को। बिम्स्टेक निकल कर आया, BBIN निकल कर आया, आसियान निकल कर आया। ये सारे एसोसिएशन विद द टाइम ग्रो होती गई। BBIN जो मैंने आपसे बात की थी, ये था बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ये एक इनफॉर्मल सब ग्रुप बना था मिड 2010 के आसपास, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के लिए। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, पावर ट्रेड, वाटर एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन। BBIN ने क्या करा था, अपना MVA साइन करा 2015 में, आफ्टर द सार्क वर्जन फेल ड्यू टू पाकिस्तान ऑब्जेक्शन। ठीक है, और 2016 के बाद तो सार्क ने कुछ काम करा ही नहीं। इम्प्लीमेंटेशन हैज बीन अनइवन बट कॉन्टिन्यूस अमंग इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के बीच में BBIN अच्छे से चलता चला आ रहा है। इंप्लीमेंटेशन इसका उतना ज्यादा प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा अनइवन भी है, बट एटलीस्ट एक तरफ से चलता चला आ रहा है, काम करता जा रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव्स हुए अलग अलग तरह के, जो हमने पीछे जाने हैं अभी, दीज एम्फसाइज फंक्शनल कोऑपरेशन। इसमें कनेक्टिविटी की बात हुई, एनर्जी ग्रिड्स की बात हुई, ट्रेड फैसिलिटेशन की बात हुई, ओवर ग्रैंड पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, अलाउइंग विलिंग पार्टनर्स टू मूव फॉरवर्ड विदाउट वेटिंग फॉर फुल कंसेंसस। तो अब इसमें क्या हुआ, जहां पे जैसे सार्क में फुल कंसेंसस चाहिए था, यहाँ पे कंसेंसस की बात नहीं थी। यहाँ पे क्या था, जो जो भैया अपना करना चाह रहे हो आपस में मिलके आप अपना काम करते चलो। जैसे इंडिया से बांग्लादेश के साथ इतने अच्छे टाई अप्स हो जाते हैं कई बार। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने 5,000 टन लीटर डीजल बांग्लादेश को दिया है। हमारे ऐसे बांग्लादेश को हम लोग काफी ज्यादा एनर्जी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे फंक्शनल कोऑपरेशन है इन कंट्रीज के साथ में। जैसे नेपाल का मैंने आपको एग्जांपल शुरू में ही दिया था। फेज 3 में स्ट्रेटेजिक मल्टी अलाइनमेंट और ब्रॉडर एंगेजमेंट होने शुरू हुए 2010 से 2026 तक का जो पीरियड, जो प्रेजेंट वाला पीरियड चल रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ये बियॉन्ड साउथ एशिया हुआ। अब यहाँ पे जो हम रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, हम सारी बात इंडिया के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब आप बोलो कि जापान का और कोरिया का और नॉर्थ कोरिया का आपस में चल रहा है, वो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। हमें यहाँ पे इंडिया के रेस्पेक्ट में सारी बात करनी है। तो इंडिया ने क्या करा है, इंडिया ने मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी को अडेप्ट किया, engaging multiple overlapping platforms to advance economic interest while safeguarding strategic autonomy। जैसे बिम्स्टेक जो था, जिसकी भी हमने बात करी, बिम्स्टेक बढ़ना शुरू हुआ। इंडिया इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइज बिम्स्टेक एज अ डायनामिक ऑल्टरनेटिव टू सार्क। सार्क तो 2016 में खत्म ही हो गया था, एक तरह से डोरमेंट है तब से। और बिम्स्टेक में क्या एडवांटेज थी कि बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, तो कोई फालतू की चपड़ तपड़ करने वाला नहीं है। इंडिया प्रॉपरली फोकस कर पाएगा अपने काम के लिए। इंडिया ने क्या किया, इंडिया होस्टेड लीडर्स रिट्रीट पोस्ट 2022 वाला चार्टर, एडवांस द मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। ये इंडिया ने कुछ कुछ चीजें बिम्स्टेक में दी। इंडिया ने बिम्स्टेक को एक तरह से होल हार्टेडली सपोर्ट करा है। 6 बिम्स्टेक समिट हुआ था 2025 का बैंकॉक में, जहां पे बैंकॉक विजन 2030 आया था। ठीक है, इंडिया ने क्या करा, इंडिया लीड द सिक्योरिटी पिलर एंड हैज प्रपोज इनिशिएटिव्स इन स्किलिंग, डिजिटल पेमेंट, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इंडिया की जो स्पेशलिटीज है, इंडिया ने वो बिम्स्टेक में प्रपोज करी कि बिम्स्टेक नेशन ले।
फिर इंट्रा बिम्स्टेक ट्रेड जो है वो हमारा अम, बढ़ा, बट फिर भी उतना तेज नहीं बढ़ा। आगे डिटेल में समझेंगे इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, ज्यादा डिटेल में समझेंगे जब इंडिविजुअली सेकंड पार्ट में हम लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इनका इवोल्यूशन सॉरी, यहाँ पे हम सिर्फ इनका एवोल्यूशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आया था एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया 2017 में इसका फुल मेंबर बना था। बहुत सारे एग्जाम्स में उस समय ये न्यूज में आया था, बहुत सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंडिया और पाकिस्तान दो नेशंस थे जो 2017 में एससीओ के फुल टाइम मेंबर बने थे। इनका जो फोकस था वो यूरेशिया पर था, एनर्जी कनेक्टिविटी और काउंटर टेररिज्म पर था। तो सेंट्रल एशिया के लिए यूजफुल था, डिस्पाइट इंडिया चाइना एंड इंडिया पाकिस्तान डायनामिक्स। तो हमारे लिए सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना यहाँ पर इजी हो गया था। दो हमें चाइना की तरफ से भी दिक्कतें होती थी, पाकिस्तान की तरफ से भी दिक्कतें होती थी, बट हम लोगों ने अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा। हम लोग अपने तरफ से अपनी कंट्री के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के ट्रेड के लिए, इकोनॉमी के लिए अपने सारे एफर्ट्स हमेशा करते चले। ब्रिक्स एक आया था इसमें। ब्रिक्स जो था, इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर बना था और इंडिया चेयर भी करेगा 2026 में। ब्रिक्स किस लिए था? इट वाज द प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल साउथ सॉलिडेरिटी। तो अब सिर्फ हम एशिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम एशिया से नीचे भी चले गए साउथ में। ब्रिक्स के थ्रू एक न्यू डेवलपमेंट बैंक निकल कर आया था, है ना। 2024-25 में ब्रिक्स को फर्दर हम लोगों ने एक्सपेंड करा, कुछ नए कंट्रीज जुड़े, वो ब्रिक्स के अंदर समझेंगे। सिमिलरली एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये दो मेजर बैंक्स निकल कर आए अपार्ट फ्रॉम ब्रिक्स बैंक। इन दोनों बैंकों का काम क्या था कि रीजनल कोऑपरेशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन्स प्रोवाइड करना। बैंक बने लोन देने के लिए। इंडिया मेजर शेयर होल्डर है दोनों के ही अंदर। इंडिया ने काफी ज्यादा लोन्स भी लेता है इनसे। एआईआईबी जो था वो चाइना इनिशिएटेड था और इंडिया उसका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। दूसरे एलिमेंट्स है जैसे आसियान निकल कर आया, G20 निकल कर आया। इस तरह के बायलैटरल, मल्टीलैटरल एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वो बहुत सारे होने शुरू हुए। तो ये जो फेज था ना, इस फेज में क्या हुआ, ओवरलैपिंग मेंबरशिप्स होने लगी, प्रेफरेंस फॉर वेरिएबल ज्योमेट्री हुई, कोऑपरेटिंग वेयर कन्वर्जेंस एग्जिस्ट व्हाइल डी एम्फसाइजिंग स्टॉल्ड फॉर्मेट। कहीं पे काम नहीं हो रहा तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारे कोई काम रुकने नहीं चाहिए। एट दी एंड हम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, दे वांट देयर इकोनॉमी, देयर कंट्री टू प्रोग्रेस एंड नरिश। वही काम हमने इंडिया के लिए करा, या इंडियन गवर्नमेंट ने करा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बने। हम लोगों ने ट्रेड बढ़ाया, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट्स ढूंढे। नॉट नेसेसरी कि सारा टेक्नोलॉजी हम यूएस से ही इंपोर्ट करें, या सारे वेपन्स हम यूएस से ही इंपोर्ट करें। हम लोग रशिया से भी ले रहे हैं, फ्रांस से भी लेना शुरू कर दिया। तो एक कंट्री पे डिपेंडेंस खत्म हो गई। जो फाइनेंस में हमने रिस्क में कंसंट्रेशन रिस्क पड़ा था ना, वो कंसंट्रेशन रिस्क हमने यहाँ पे हटाया। अब जो रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जरूरी क्यों है? एक तो उनका एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलता है, रीजनल कनेक्टिविटी एनहेंस होती है, एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ये कुछ इंपॉर्टेंस है। इसको जब हम लोग विद द टाइम और पढ़ लेंगे तो आप इन लाइनों को एक्सपेंड करके लिख सकते हो, दो दो तीन तीन लाइन में। अब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो कितने तरह का होता है। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो होता है डिफरेंट टाइप्स के होता है। जैसे पीटीए, पीटीए होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है, जहां पर जो मेंबर कंट्रीज हैं वो सिलेक्टेड गुड पे टैरिफ रिड्यूस कर देती हैं। फीचर्स क्या है कि लिमिटेड ट्रेड कंसेशन इसमें होते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होता है जिन पर टैरिफ रिडक्शन होता है, और कोई कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ नहीं होता। जैसे इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ में पीटीए साइन करा हुआ है ताकि ट्रेड कोऑपरेशन हमारा अच्छे से चलता चले। फिर एक होता है एफटीए जो कि फ्री ट्रेड एरिया होता है। जो हम लोग कहते हैं ना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया इंडिया ने, बहुत सारी कंट्रीज के साथ करा है। तो एफटीए के अंदर क्या होता है, जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करती हैं एक दूसरे के साथ में ट्रेड करते समय। बट हर कंट्री नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ में अपनी ट्रेड पॉलिसी जरूर मेंटेन करके रखती है। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है अमंग द मेंबर कंट्रीज, कोई कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ नहीं होता। इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसी होती है फॉर एक्सटर्नल ट्रेड। एग्जाम्पल, इंडिया ने आसियान के साथ में एफटीए साइन किया हुआ है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ में इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। एक चीज और बताएं, आसियान का इंडिया डायरेक्ट मेंबर नहीं है बट स्पीकिंग मेंबर है। इंडिया की बात को तवज्जो दी जाती है आसियान के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। कस्टम्स यूनियन। अब जो कस्टम यूनियन होती है इसमें डीपर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, जहां पे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो
आपस में तो टैरिफ्स एलिमिनेट कर देती हैं, बट जो नॉन मेंबर कंट्रीज है वहां से अगर कुछ आना होता है, वहां से कुछ इंपोर्ट होता है, उसके लिए एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगा देते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन एक कस्टम यूनियन की तरह काम करती है। दे दे हैव यूनिफॉर्म एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड विद इन द यूनियन। ठीक है, एक कॉमन मार्केट होता है। जो कॉमन मार्केट होता है, इट गोज बियॉन्ड अ कस्टम यूनियन। इसके अंदर क्या होगा, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर होता है अमंग मेंबर कंट्रीज। लेबर भी फ्रीली यहाँ पे मूव कर पाती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। फ्री मोबिलिटी होती है, फ्री मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, हार्मोनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रेगुलेशंस, ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक। अगला होता है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन के अंदर क्या होता है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है। नाउ विच ऑफ द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? इकोनॉमिक यूनियन। यहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज होंगी, दे कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज एंड समटाइम्स अडॉप्ट अ कॉमन करेंसी। जैसे यूरोपियन यूनियन का हुआ, यूरोपियन यूनियन ने कॉमन करेंसी अडॉप्ट कर ली, एक दूसरे की इकोनॉमिक पॉलिसीज में, फिस्कल पॉलिसीज में कोऑर्डिनेट करते हैं। यूजुअली इनकी कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज होगी, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम होंगे, और पॉसिबल अडॉप्शन ऑफ कॉमन करेंसी होता है। एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन हमारे आगे है ही। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। ये हमारा अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन से रिलेटेड। अब इंडिया का क्या रोल है इन रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, दैट इंडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एशिया में और ग्लोबल साउथ में। अब बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके थ्रू इंडिया ये अचीव करता है। पार्टिसिपेशन इन द रीजनल इंस्टीट्यूशन, तो इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मल्टीपल रीजनल एंड इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सार्क हो गया साउथ एशिया के लिए, बिम्स्टेक हो गया जो बे ऑफ बंगाल के रिलेटेड कंट्रीज हैं, एससीओ हो गया जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए है, ब्रिक्स है जो कि ग्लोबल साउथ की तरफ भी लेकर जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, दीज प्रोवाइड इंडिया विद प्लेटफॉर्म टू एक्सपेंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड स्ट्रेंथन रीजनल एंगेजमेंट। ठीक है, अब इन ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे सेकंड पार्ट वाले वीडियो में। अभी हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट के ही अकॉर्डिंगली काम करेंगे। डेवलपमेंट पार्टनरशिप विद नेबरिंग कंट्रीज, तो अभी तो हम लोगों ने रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के मेंबर बने, मल्टीलेटरल और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के, और हम लोगों ने खुद को डेवलप करा ना। इंडिया हैज अंडरटेकन सेवरल इनिशिएटिव टू सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन नेबरिंग कंट्रीज। जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं हम लोग नेबरिंग कंट्रीज को थ्रू एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। याद करो, हमने एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया जब फाइनेंस में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने वहां पे रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की भी बात की थी, हम लोगों ने लाइन ऑफ क्रेडिट लोन देने की भी बात करी थी, जो एलओसी लोन दिया जाता है। फिर इंडिया साउथ एशिया में काफी सारी जगह रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स ये बनाने में हेल्प करता है। जैसे ईरान में हमने छाबार पोर्ट बनाया हुआ था पहले, श्रीलंका में हम लोगों ने पोर्ट्स बनवाए, नेपाल में हम लोगों ने रेलवे लाइंस का प्रोविजन करा। डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट सच एज क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, जैसे बांग्लादेश को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो इनिशिएटिव्स थे, इससे रीजनल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फर्दर एनहेंस होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इस तरह के प्रोजेक्ट्स इंडिया करता रहता है। जैसे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बनाए हैं साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने के लिए। एक हाईवे बनाया जा रहा है जो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक पहुंचेगा। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, पोर्ट कनेक्टिविटी और मैरीटाइम ट्रेड रूट्स का डेवलपमेंट किया जाता है। रीजनल एनर्जी ग्रिड्स करी जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। इन इनिशिएटिव से जो हमारा रीजनल सप्लाई चेन्स होती है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है, वो फर्दर स्ट्रेंथन होता है। इंडिया का रोल इन साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया रोल इन साउथ साउथ कोऑपरेशन। इंडिया हैज emerged as an important partner for developing countries through technical assistance, financial cooperation and knowledge sharing। तो हम काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। अब इंडिया इसमें अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स लेता है। जैसे डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम होता है अंडर इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, आईटीईसी के अंदर हम लोग दूसरी छोटी कंट्रीज के साथ में उन्हें डेवलप करने की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स होते हैं फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। इंडिया का जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, दैट रिफ्लेक्ट इट्स कमिटमेंट टू इंक्लूसिव ग्रोथ एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट अमंग ग्लोबल साउथ कंट्रीज। इंडिया का फोकस ग्लोबल साउथ पे ज्यादा है। स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होता है इनका रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का? यहाँ पे सारी बात इंडिया के लिए ही हो रही है अभी, कि ट्रेड अपॉर्चुनिटीज होती है हमारी नेबरिंग रीजन्स के साथ में, एनर्जी सिक्योरिटी होती है थ्रू रीजनल एनर्जी नेटवर्क के साथ में,
एशिया और इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस होता है और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ में इंटीग्रेशन होता है। 10 रीजनल कोऑपरेशन सपोर्ट इंडियाज ब्रॉडर गोल ऑफ बिकमिंग अ मेजर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पावर। जो इंडिया का ब्रॉडर गोल है कि हमें एक बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर बनना है, रीजनल कोऑपरेशन में हमें उस चीज पे सपोर्ट मिलता है। हम छोटी कंट्रीज के साथ में, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ में हम टाई अप्स करते हैं, उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। अब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा तो पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। जैसे हमारे चाइना के साथ में कई बार इश्यूज होते हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ में इश्यूज हैं। तो ये हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज हैं अमंग मेंबर कंट्रीज। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका सार्क है कि सार्क किसी वजह से रुका हुआ है ड्यू टू द इंडिया पाकिस्तान इश्यूज। ऐसे ही एससीओ के अंदर इंडिया चाइना के इशू होते हैं। तो वो सारे डिस्कशंस की वजह से ये जो प्रोग्रेस होती है कई बार हिंडर करती है। For example, bilateral tension between certain South Asian countries have slowed the progress of regional initiative. Example, SAARC. Strategic competition among major powers may affect regional cooperation framework. अब ये जो challenges हैं, ये regional institution की effectiveness को reduce करते हैं। Again, SAARC सबसे अच्छा example है इसके लिए। Trade imbalances और economic disparities होती हैं। Now, countries with a regional grouping often differ significantly in terms of economic size, development levels and industrial capacity. है ना? अब इसकी वजह से ट्रेड इम्बैलेंसेस होते हैं, मार्केट डोमिनेंस के कंसर्न्स भी रहते हैं और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स होता है फ्रॉम ट्रेड एग्रीमेंट। दिस कैन क्रिएट रेजिस्टेंस टू डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल और इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स होते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के पास तरह तरह के चैलेंजेस होते हैं, जैसे कई बार वीक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं एंड लैक ऑफ इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इन सारे फैक्टर्स की वजह से इनकी जो एफिशिएंसी है वो कम होने लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के गैप्स आते हैं कई बार डेवलपिंग रीजन में, स्पेशली साउथ एशिया में। पुअर इंफ्रा और लिमिटेड कनेक्टिविटी की वजह से रीजनल ट्रेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रुकने लगता है। चैलेंजेस किस तरह के आते हैं? इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स है, लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक फैसिलिटीज है, या हमारे पास एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर इन गैप्स को हम लोग एड्रेस कर देंगे तो हमारा रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन और स्ट्रेंथन हो पाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। जो राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म है या डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंसर्न है, इसकी वजह से कंट्रीज क्या करते हैं? टैरिफ और कोटास लगाने लगते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर लगाने लगते हैं, लिमिटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। सच पॉलिसी कैन रिड्यूस द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो ऐसी पॉलिसीज से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी नहीं मिल पाएंगे। क्लियर? आगे चलें। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का? Now, regional economic cooperation is expected to play an increasingly important role in shaping global economic governance. Role क्या है global economic governance का? These institution economic blocks are becoming important actors in shaping global economic policies. कैसे? Reform of global financial institutions. अगर रीजनल में ही सब कुछ करता रहेगा तो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो खुद को बदलेंगे। उन्हें भी लगेगा कि अगर छोटे छोटे लेवल पर हो रहा है तो हम तो बड़े लेवल पर और बेटर कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ मल्टीपोलर इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे रीजनल इकोनॉमिक रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की वजह से ही इन आरईसीज के थ्रू ही ग्लोबल लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं। डिजिटल और फाइनेंस कोऑपरेशन, emerging technologies and digital infra, they are creating new opportunities for regional economic cooperation या कोलेबोरेशन। हम लोग जाते हैं, जैसे नेपाल में हमारा यूपीआई चलता है, नेपाल में जाके आप फोन पे से पेमेंट करोगे तो आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। दे विल सिंपली, यू हैव टू सिंपली आस्क इंडियन करेंसी में करना है या फॉरेन करेंसी में करना है। एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है? डिजिटल ट्रेड और ई कॉमर्स, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कोलेबोरेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट फाइनेंस में हेल्प होती है। एमर्जिंग रीजनल पार्टनरशिप्स होती हैं, नई नई पार्टनरशिप बन रही है, जैसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन बन रहा है, रीजनल सप्लाई चेन पार्टनरशिप्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरिडोर्स हैं। तो इन सारे का एम यही होता है कि रीजनल इंटीग्रेशन कराना है, जो आसपास की कंट्रीज हैं वो मिलके एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करें, ताकि ओवरऑल क्यूमुलेटिव या फिर एक कलेक्टिव मैनर में ग्रोथ भी मिले। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने जो भी अभी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक पढ़ा, सार्क पढ़ा, बिम्स्टेक पढ़ा, इनको डिटेल में जानेंगे, इनके अंदर इंडिया का क्या रोल है, इंडिया के लिए क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे इन द पार्ट 2 ऑफ दिस टॉपिक।
टिल देन आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।